हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और हम लोग मिले हैं अपने इस रिवीजन लेक्चर में, जिसके अंदर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपना जर्नल का चैप्टर, जिसके अंदर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को आज मोस्टली खत्म कर लेंगे। जिसके अंदर अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चरों में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली थी वो ख़त्म कर ली हैं, और आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ओर हमारा फोकस रहने वाला है। तो बने रहिए इस रिवीजन सीरीज के साथ, क्योंकि इस रिवीजन सीरीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिल रही है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम बहुत पास में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और आप लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं सीए मोहित श्रीवास्तव एवीजे एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेकर गया हूँ ये उम्दा सीरीज, जिसके अंदर हम अपना पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस रिवाइज करने जा रहे हैं, और हम कर भी रहे हैं। इकोनॉमिक्स का रिवीजन साथ साथ आपके चल ही रहा होगा, बाकी सब्जेक्ट का भी आपका चल ही रहा है, और प्लस अकाउंट्स का जो हम लोग ने शुरू किया है, अकाउंट्स का भी हमारा काफ़ी अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और अगले 5-6 लेक्चर में हम इसको खत्म भी कर देंगे। अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, और अभी आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट 5 लेक्चर और लगने वाले 4 से 5 लेक्चर, उसके अंदर हमारा पूरा अकाउंट्स का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, और आपकी सीएमए फाउंडेशन की जो जर्नी है वो शॉर्ट बहुत अच्छी जाने वाली है, और आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर करके बहुत जल्दी इंटर में पहुंचने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए, और आज शुरू करते हैं कि आज हमारा क्या फोकस रहने वाला है, और हम आज जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मैं बताऊंगा भी कौन कौन तो कुछ ना हमारे इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू में पूछे हुए हमसे एग्जाम के दौरान। चलिए, तो जर्नल एंड लेजर, टॉपिक नंबर 1.5 फ्रॉम योर स्टडी मैट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जर्नल का मीनिंग बताया गया, यहाँ से जो पूछा गया आपसे वो एमसीक्यू था। देखिए बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आप बताऊंगा कि एमसीक्यू किस लाइन से बनाया उन्होंने। तो जर्नल का मीनिंग ड्राइव कहां से हुआ? फ्रेंच वर्ड्स जॉर से। ठीक है, जॉर मीन्स डे। ये चीज उन्होंने पूछ ली थी एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछी हुई ये वाली चीज कि मतलब क्या होता है इसका, डे। ठीक है, तो सो जर्नल मीन्स डेली, तो हम डेली कह सकते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेली इन जर्नल एंड हेंस इट हैज बीन नेम्ड सो, इसलिए इसका नाम क्या है? जर्नल बुक। ठीक है, जहां पर हम डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ध्यान रहे कृपया करके ये वाली बात, वो एग्जाम में काफी बार पूछता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग is known as the book of original entry, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, कुछ भी ऑप्शन बना देगा। हमें किसको ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है, जहां पर पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे? इन अ क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, एंड इन डिटेल द वेरियस ट्रांजेक्शन ऑफ अ ट्रेडर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। एक ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हमसे आईसीआई ने पूछ लिया था कि बताओ जर्नल जो हम कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्नलाइजेशन। ठीक है, द एंट्री मेड इन दिस बुक को ऑल्सो कॉल्ड जर्नल एंट्री, और जो हम एंट्री करते हैं इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं भाई जर्नल एंट्री के? देख लो, हिस्टोरिकल फंक्शन, इट कंटेन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑब्वियसली बता दें क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में हम मेंटेन करते हैं डेटा को। एनालिटिकल फंक्शन होता है रिकॉर्डिंग इन जनरल ईच ट्रांजेक्शन एनालाइज इनटू द डेबिट एस्पेक्ट एंड द क्रेडिट एस्पेक्ट, क्योंकि डबल एंट्री फॉलो करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, कुछ डेबिट होगा और कुछ क्रेडिट। अकाउंटेंसी इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ध्यान रखना भाई, किसे बिजनेस की लैंग्वेज कहा गया है? अकाउंटेंसी को बिजनेस की लैंग्वेज कहा गया, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। विच हेल्प्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, ईच सच रिकॉर्डिंग एंट्री इज सपोर्टेड बाय नरेशन विच एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इन द सिंपल लैंग्वेज। जब हम एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं तो नरेशन लिखते हैं, तो नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। खैर, हमें तो अपने एग्जाम में एमसीक्यू बचाना है और टिक लगाना है, तो हमें टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर। तो फिलहाल तो एडवांटेज, आई गेस एडवांटेज रीड कर लेना। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको इतना तो पता ही, बस मैं एक दो बता देता हूँ कौन कौन से। देखो, जर्नल फैसिलिटेट करता है लेजर पोस्टिंग के लिए हमें। ठीक है, एनी मिस्टेक इन लेजर कैन बी इजीली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल, तो हम इजीली ये काम कर सकते हैं। बाकी ये रीड करना, कोई ऊपर वाली बातें लिखी है यहाँ पे मेनली। ठीक है, आइए जर्नल का फॉर्मेट, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई नॉलेज की आवश्यकता होगी, इतनी सारी जर्नल एंट्री आप ऑलरेडी पास करके आए 11-12 में। फिर एक बार देखो, डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर कॉलम होता है, वाउचर नंबर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, बस आपने वाउचर नंबर कॉलम नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बनाना तो नहीं है, हमें सिर्फ सही आंसर को पहचानना है अपने 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो बस डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर अपनी एंट्री पास करेंगे, वाउचर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे जनरली क्या लिखा जाता है? जो इनवॉइस नंबर होता है वाउचर नंबर में वो लिखा जाता है। ठीक है, हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें जो बिल मिलता है, बिल में एक स्पेसिफिक नंबर होता है, तो वो हर बिल का अलग अलग नंबर होता है, तो वहाँ पे हम वो चीज लिखते हैं वाउचर नंबर। लेजर फोलियो ऑब्वियसली पेज नंबर लिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, कि इसका जो अकाउंट है वो किस पेज नंबर में मिलेगा, लेजर। और डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम होते हैं अमाउंट लिखने के लिए। ठीक है, बस ओके, ये फॉर्मेट रखा है, एग्जांपल रखा है। हाँ, सिंपल वर्सेस कंपाउंड एंट्री क्या होती है? सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री क्या नहीं पता आपको? बताओ, नहीं पता क्या आपको? कैसी बात करते हो यार, पता होगा, क्यों नहीं पता? नहीं पता तो अभी देखने को पता चल जाएगा। सिंपल एंट्री वो एंट्री होती है जहां पर क्या होता है, एक डेबिट होता है और एक ही आइटम क्या होता है, क्रेडिट होता है। वहां पर क्या होता है, सिर्फ 2 ही चीज होती है, तो एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज
क्रेडिट होगी। लेकिन कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा चीजें डेबिट हो सकती हैं और एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट हो सकती हैं, या फिर एक से ज्यादा चीजें डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकती है, मतलब मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं, उसे कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। और जहां पर एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट होता है उसे बोलते हैं सिंपल एंट्री। ठीक है, देखो journal entry can be either a simple entry or a compound entry. When in a journal entry only two account are affected, यानी एक डेबिट है और दूसरा क्या है, सिर्फ क्रेडिट है, तो इसे बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, दूसरा कंपाउंड एंट्री के बारे में क्या होता है भाई, देखो एटलीस्ट टू डेबिट एंड एटलीस्ट वन क्रेडिट, और एटलीस्ट वन डेबिट और टू मोर क्रेडिट आइटम इन्वॉल्व। ठीक है, यानी एक से ज्यादा डेबिट मतलब और एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट, सीधी बात है। दिखा दूँ अगर कैसा दिखती है एंट्री, तो आप देख लो कि आपको याद आ जाएगी बस उनकी बातें अपनी। ये देखो, ये जो पहली एंट्री लिखी है कैश टू विकास एंड कैपिटल टू वैभवी, ये क्या है, ये कंपाउंड एंट्री का ही उदाहरण है हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सिंपल एंट्री होगी, तो एक ही चीज और एक ही चीज क्रेडिट है। देखो फर्नीचर डेबिट है और कैश क्रेडिट है, एक ही चीज डेबिट और एक ही चीज क्रेडिट, तो ये हो गई सिंपल एंट्री। और ऊपर वाली क्या हो गई, कंपाउंड एंट्री। ये भी क्या है, ये भी सिंपल हो गई। ठीक है, ये भी सिंपल है, बस यही सब है इसके अंदर, और क्या है। ठीक है, देखो ये कंपाउंड हो गई क्योंकि इसमें ज्यादा क्रेडिट है एक से, तो ये कंपाउंड हो गई। ठीक है, ये भी कंपाउंड हो गई क्योंकि इसमें डेबिट ज्यादा है। ठीक है, तो बस आपको ऐसे पहचानना और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये लास्ट वाली हो गई सिंपल हो गई। ठीक है, बस चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं ऐसे ऊपर ऊपर से, कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें एंट्री करने को तो आने नहीं वाली है ना, हमें फॉरवर्ड नहीं करना, हमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़नी है अच्छे से, उसी में हमारा पेपर फंस जाना है। ठीक है, अब जर्नल को तोड़ा गया अलग अलग पार्ट्स में, तो जर्नल कितने प्रकार का हो सकता है, देखो जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज फर्दर डिवाइडेड या फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्पेशल जर्नल एंड जनरल जर्नल। स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल। ठीक है, स्पेशल जर्नल एंड जनरल जर्नल। स्पेशल जर्नल में क्या क्या आता है, कैश बुक, बैंक बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक। तो ये क्या है, स्पेशल बुक्स हैं, यानी पर्टिकुलर आइटम के लिए, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, जिस टाइप की ट्रांजैक्शन होगी उस टाइप की एक अलग ही बुक है। यानी अगर आपने सेल करी तो आपको कहाँ लिखना है, सिर्फ सेल्स बुक में लिखना है। अगर आपने परचेज करी तो कहाँ लिखोगे, सिर्फ परचेज बुक में लिखोगे। अगर आपने कोई कैश में ट्रांजैक्शन करी है तो आप कहाँ लिखोगे, कैश बुक में लिखोगे। तो इस प्रकार से स्पेशल बुक, नाम ही क्या इसका, स्पेशल बुक, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए जनरल एंट्री की जा रही है। और ये जनरल जिसका इन सब में कुछ नहीं होना, यानी वो एंट्री तो यहाँ पे नहीं आएंगी, वो सारी एंट्री कहाँ पे रहेंगी, जनरल में आएगी। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री अगर मुझे पास करनी है, अब डेप्रिसिएशन इनमें से कुछ भी नहीं होता, ना कैश है, ना बैंक है, ना सेल है, ना परचेज है, ना रिटर्न है, ना बिल रिसीव, ना बिल पेबल, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एंट्री किस में करेंगे, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ करेंगे, जनरल में कर देंगे उठा करके। ठीक है, ऐसी वाली एंट्री की बात हो रही है। देखो कैश जनरल, कैश बुक क्या कहलाता है, ये स्पेशल जनरल होता है जो कि रिकॉर्ड करता है सारी की सारी कैश आइटम वाली ट्रांसफर को रिकॉर्ड करता है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है हमें, कैश बुक में। ध्यान रखना, कोई भी बात हो आंख बंद कर लो, से कैश सेल हो रही है तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, कैश परचेस करा तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, कैश आ रहा है कहीं तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, हम किसी को कैश दे रहे तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। तो कुछ भी कैश में लेना देना हो रहा है तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देना है, ज्यादा सोचने का ही नहीं अपने को। ठीक है, फिर बैंक बुक, अगर कुछ ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, चेक के थ्रू हो रही है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करेंगे बैंक बुक में। सोचने का ही नहीं अपने को, बिल्कुल सोचना ही नहीं है कुछ और। ठीक है, बस ध्यान देना, कैश है तो कैश बुक, बैंक है तो बैंक बुक, बस। परचेज बुक, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे भाई, जब भी आपने कोई क्रेडिट पे परचेज करी है तो कहाँ लिखोगे, परचेज बुक में। क्या बोला, ध्यान रखना, जब आपने क्रेडिट पे परचेज करी है तो कहाँ लिखोगे, परचेज बुक में। सर कैश में परचेज करोगे तो कहाँ लिखेंगे, अरे कैश में परचेज तो कैश बुक तो आएगी ना, फिर कैश में ट्रांजैक्शन है। परचेज बुक में क्या लिखना होता है, सिर्फ क्रेडिट परचेज। ठीक है, सेल्स बुक सेम गोज विद द परचेज बुक। ठीक है, अगर आपने कुछ क्रेडिट में सेल करी है, क्रेडिट में सेल करी है तो आप सेल्स बुक में लिखेंगे, और कैश में सेल करिए तो अरे कैश बुक में आ जाएगी ना। ठीक है, बस। परचेज रिटर्न बुक, आपने जो परचेज बुक में लिखा था उसमें अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं तो आपके परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक, आपने कोई सेल करी थी क्रेडिट पे, वो वापस आ गए तो सेल रिटर्न बुक में लिख देंगे। बिल रिसीवेबल बुक, अगर कुछ बीआर वगैरह मिला तो बिल रिसीवेबल बुक में लिखेंगे उसको, और बिल्स पेबल होगा तो बीपी वाली बुक में लिखेंगे। बस ये चीज़ है, इसके अंदर ये पता होना चाहिए। जनरल जर्नल, देखो अब बहुत सी एंट्रीज होती हैं जो कि इसके अलावा हमें पास करनी होती है, जो कि इनमें से स्पेशलिटी में कहीं भी नहीं आ रही थी, तो उसको कहाँ लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, एडजस्टिंग एंट्री हो गई, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हो गई, ये सब कहाँ लिखे, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ये सब कहाँ लिखे जाएंगे, ये सब इस जनरल जर्नल में लिखी जाएंगी, जनरल जर्नल में। ठीक है, इसलिए जनरल जर्नल को और क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर। तो ये है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनो, बस सुन लो बात तो ध्यान से, इजीली दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, बस लेकिन अटेंटिव होकर सुनो। एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच मिसलेनियस ट्रांजैक्शन, मतलब वही वाली कि जो ऊपर 8 आइटम बताए थे, 8 बुक बताई थी, उनके अलावा
कोई और एंट्री करनी तो कहाँ लिखोगे, जनरल जर्नल, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जिसका कोई नहीं होता, जिस एंट्री उनमें तो कोई नहीं होगा, उसका कौन होगा, जनरल जर्नल, या फिर जनरल प्रॉपर भी हम बोलते हैं जिसे, ठीक है, विच डू नॉट फिट इन एनी अदर स्पेशल जर्नल, ठीक है, आर रिकॉर्डेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिसलेनियस जर्नल। और क्या नाम है, देखो तो इसके 3 नाम हो गए भाई साहब, क्या क्या नाम हो गए, 3 नाम हो गए। एक हो गया, एक नाम हो गया जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, एक हो गया अपना मिसलेनियस जर्नल, मिसलेनियस जर्नल। देखो 3 नाम हो गए इसके इजीली, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं। द फॉर्म एंड प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग दिस जर्नल इज द सेम एज द सिंपल जर्नल। तो बनाएंगे कैसे है, सिंपल जर्नल बनाते हैं, इसे भी वैसे ही बनाना है, फॉर्मेट भी वैसे ही रहेगा, एंट्री ध्यान रखनी कौन सी इसके अंदर हमें करनी है, ठीक है। तो जस्ट लाइक ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडिशनल एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज, या जो कहीं भी स्पेशल एंट्री में नहीं आ रही है, जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, वहां पे कहता है क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल, और आपने गुड्स का करा है तभी लिखेंगे, लेकिन आप लोग एसेट बेच दिया, एसेट सेल करी है, एसेट खरीदी है, तो उसको कहाँ, उसको जर्नल बुक में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ना वो कैश है, ना वो परचेज है, ना वो सेल्स है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक है। ओके आ जाओ, अब कैश बुक बता दे भाई क्या लिखता है इसके अंदर, जो भी कैश परचेज वो लिख देंगे इसके अंदर, भाई रिपीटिशन है यहाँ पे, छोड़ दो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। सेल्स बुक बता चुका, मैं सारी बातें बता चुका हूँ, दोबारा रिपीटेशन लिखी है इसके अंदर क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल करने की आपको कोई जरूरत है नहीं, कुछ सुन लो, वो ऊपर से देखना बाद में, ठीक है। लेजर, लेजर पढ़ लेते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग इस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अगर आपने ओरिजिनल एंट्री में ट्रांसफर रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पोस्टिंग का। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने जनरल एंट्री लिखी है, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज टू क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स अफेक्टेड। तो वो कहाँ लिखना है, अपने लेजर में लिख देना है, ठीक है। ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर, तो जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन को क्या करना है, ब्रॉट टुगेदर, जो ग्रुपिंग कहते हैं इसे हम, जो भी सेल की ट्रांजेक्शन होगी, परचेज की होगी, जो भी कैश की ट्रांजेक्शन होगी, उन सबके अलग अलग खाते बनते हैं, और जो जिस खाते में जाना बिलोंग करता है उसको उस खाते में लिख देंगे। जैसे राजेश के साथ हमने बहुत सारी ट्रांसफर करी, तो जितनी भी ट्रांसफर, सेल हो, परचेज हो, जो भी ट्रांसफर होगी राजेश के साथ, वो सारी कहाँ पे आ जाएगी, राजेश के अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से आपने परचेज करी है, तो परचेज की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो कहाँ पे नहीं, परचेज के खाते में आ जाएंगी। आपकी सैलरी का जो अकाउंट होगा, आपने जिस जिस पर्सन को सैलरी दी है, उन सबके इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, सैलरी अकाउंट में जाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। लेजर इज अ बुक which contains a condensed and classified record of all the pecuniary transaction of the business posted from the books of original entry, ठीक है। इट इज अ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ऑल अकाउंट, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन किसे बोला गया है, लेजर को बोला गया है, एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, और बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसे बोला गया, लेजर को, ठीक है। एक मिनट, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, तो ध्यान रखना बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे बोला गया है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसे बोला गया है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला गया है जर्नल को, और बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोला गया है लेजर को, ध्यान से इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके, फॉर्मेट देख लो, खाते कैसे बनते हैं, खातों का फॉर्मेट अपने बच्चों ने बहुत बनाए हुए 11वीं क्लास में, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो रुपीज, फिर डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, ऊपर जो अकाउंट में उसका नाम, बस इतना काम है, ठीक है। चलो ठीक है। प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग, आफ्टर द ट्रांसफर रिकॉर्ड इन द जर्नल इट इज देन पोस्ट इन द प्रिंसिपल बुक कॉल्ड लेजर। तो ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे ध्यान रखने की। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, और जो ऊपर बताया गया था जर्नल के लिए हमें बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो किसके, जर्नल के लिए। अभी ऊपर बताया बुक ऑफ फाइनल एंट्री लेजर, और बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक किसे बोला गया है, इसी लेजर को बोला गया है। प्रिंसिपल बुक किसे बोला गया, लेजर को। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रिंसिपल बुक और ओरिजिनल बुक में। तो ओरिजिनल बुक जर्नल है और प्रिंसिपल बुक कौन सी है, लेजर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। जैसे ही जब हम जर्नल एंट्री पास कर रहे होते तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, जर्नलाइजिंग। और जब हम जर्नल से पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में,
तो उसको क्या नाम दिया गया, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर कैरिड आउट एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस टू एंड ऑफ द, ठीक है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर लेजर को बैलेंसिंग करते हैं लास्ट में एट द एंड। बैलेंसिंग करते हैं यानी कि एसेट अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, ओपनिंग में 10,000 था, 5,000 का और खरीद लिया, फिर अल्टीमेटली आपके पास क्रेडिट साइड में आपने कुछ बेच दिए 2,000, और क्लोजिंग में आपके पास कितना बचा, बैलेंसिंग करते हैं लास्ट में, फिर निकल के आता है भाई क्या डिफरेंस रहा, तो बस वही बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, बैलेंस सीडी बचता है, उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करते हैं नॉर्मल, तो बस। तो हाँ, लेकिन ध्यान रखना जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे, उनको हम बैलेंस नहीं करते, उनका जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे असेट फर्नीचर एग्जांपल देते हैं, यहाँ तो सीडी बचेगा लास्ट में, लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होंगे यानी इनकम के और एक्सपेंस के अकाउंट होंगे, लॉस के अकाउंट होंगे, वो क्या होंगे, वो बैलेंस नहीं होंगे, उनका जो बैलेंस आएगा लास्ट में, जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी एक्सपेंस होंगे उनका बैलेंस पी&एल में डेबिट साइड में चला जाएगा, और जो भी हमारी इनकम होगी उनका बैलेंस पी&एल में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिखा भी है, बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट ओनली आर कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज दे रिप्रेजेंट रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस व्हिच विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एंड सेटल्ड रिस्पेक्टिवली इन फ्यूचर। ठीक है, लेजर को भी तोड़ा गया आगे कुछ पार्ट्स में, पर्सनल लेजर और इम्पर्सनल लेजर। अब पर्सनल लेजर क्या होता है, देखो पर्सनल लेजर के अंदर यानी जो भी नाम वाले हैं, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है, और इम्पर्सनल लेजर कैश एंड बुक एंड बैंक बुक, फिर जनरल लेजर, नॉर्मल या प्राइवेट लेजर। ठीक है, पर्सनल लेजर क्या होते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन कवर करते हैं, डिटेल कवर करते हैं किसी अकाउंटिंग यूनिट की, जैसे किसी नाम वाले लोग पर्सन की, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सब इसके अंदर नहीं है, पर्सन के अंदर आ जाएंगे, जैसे डेटर हो गया और क्रेडिटर हो गया। इम्पर्सनल कैश बुक एंड बैंक बुक। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। ओके, द बुक वेयर ऑल कैश एंड बैंक आर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कैश बुक एंड बैंक बुक रिस्पेक्टिवली। बस। नॉमिनल लेजर वो होते हैं जो एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में खाते, अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और प्राइवेट लेजर वो होते हैं जो क्या करते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइवेट लेजर। ठीक है, एडवांटेज रीड करना, ये फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कैश बुक भी देख लो एक बार, कैश बुक का भी और इसी पढ़ लेते हैं यहीं पे। तो 1.6 कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक एंड बीआरएस नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कैश बुक तक पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक। कैश बुक का मतलब ऊपर ही बताया था, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी कैश में, उसे क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बस कैश बुक में आपको इतना ध्यान रखना है, कैश आया तो डेबिट साइड, कैश गया तो क्रेडिट साइड, चाहे रीजन कुछ भी हो। क्या बोला मैंने, चाहे रीजन कुछ भी हो, कैश आया तो डेबिट साइड, कैश गया तो क्रेडिट साइड, कैश आया तो डेबिट साइड, कैश गया तो क्रेडिट साइड, इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना आपको, चाहे रीजन कुछ भी हो, किसी भी रीजन से कैश आ रहा है, किसी भी रीजन से कैश जा रहा है। देखो कंसेप्ट ऑफ कैश बुक, a vast majority of transaction undertaken by an entity actually gets settled through cash, whether liquid cash, check or draft, or through electronic fund transfer. Due to this high volume of cash transaction, separate book to record only cash is indispensable. तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं बिजनेस में, उसमें भी जो पैसों का लेन देन होता है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है कि कोई आदमी कैश में पैसा लेके जा रहा है, किसी को हम कैश से पैसा रिसीव कर रहे हैं, किसी को चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, डीडी के थ्रू, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करते रहते हैं बिजनेस में। तो इतनी सारी हैवी ट्रांजैक्शन होती है, बहुत सारा वॉल्यूमनस हो जाता है ये। तो उसके लिए क्या, अगर हमने एक सेपरेट बुक ही बना दी, उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंटेंट रखी, भाई तुम्हारा काम है कैश की चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, बस तुम्हें मतलब ही नहीं है बिजनेस में और क्या हो रहा है, कंपनी में और क्या चल रहा है, कौन सी ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो बस देखना कैश की ट्रांजेक्शन हुई है तो तुम्हारा काम आ जाएगा, तुम्हें उसे रिकॉर्ड करना, चाहे वो कैश में हो, चाहे बैंक के माध्यम से हो, चाहे चेक के माध्यम से हो, चाहे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, तो कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल which is used for recording all cash receipt and all cash payment. The receipt are entered on the debit side and the payment are recorded on the credit side. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई एग्जाम के लिए से, कैश बुक जर्नल का पार्ट होगा या लेजर का पार्ट होगा, मजे की बात है कैश बुक दोनों होगा, बोथ। ठीक है, ध्यान रखना कैश बुक क्या है, दोनों है, जर्नल भी है और लेजर भी है। इट इज अ जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन इट, क्योंकि फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम कैश बुक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं पहली बार यहीं पे। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट से। कैश बुक ऑल्सो लेजर अकाउंट इन सेंस दैट इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट। इसका जो प्रेजेंटेशन है, जो फॉर्मेट है, वो काइंड ऑफ कैसा रहता है, मीनली अकाउंट की तरह रहता है, इसलिए क्या बोला इसे, ये लेजर भी है। ठीक है, और रिकॉर्ड पहली बार कर रहे हैं, तो ये जर्नल और लेजर दोनों का मिला जुला क्या है, एक तरीके का समावेश है। ठीक है, दस कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। चलो, कैश बुक सिर्फ कैश ट्रांसफर रिकॉर्ड करती है। ठीक है, ओनली कैश पेमेंट एंड कैश रिसीप्ट आती है इसके अंदर।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। परफॉर्मा ऑफ कैश बुक इज सिमिलर टू दैट लेजर अकाउंट, इट हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसलिए तो बोला गया। कैश बुक साइमल्टेनियसली परफॉर्म फंक्शन एज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरलाइज लेजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज लेजर बोलते हैं कैश बुक को। कैश बुक बैलेंस रिफ्लेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल टू द एंटिटी, तो कैश बुक का जो लास्ट में बैलेंस रिवर्स था वो बताता है कि कंपनी के पास कितना कैश बचा हुआ है। कैश बुक कितने प्रकार की होती है ये भी देख लो भाई, कैश बुक कितने प्रकार की होती है देख लो। रेगुलर और पेटी कैश बुक, रेगुलर और पेटी कैश बुक। रेगुलर दो प्रकार की होती है, सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक। वहीं पेटी कैश बुक की बात करें तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो सकती है, सॉरी एक पेटी कैश बुक होती है। रेगुलर कैश बुक, सिंगल कैश बुक हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल कॉलम और मल्टी कॉलमनर कैश बुक हो गई। पेटी कैश बुक तो अलग ही होती है, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है, चारों की चारों, ये चारों रेगुलर के उदाहरण है, ठीक है। ओके, सिंगल कॉलम कैश बुक जहां पर सिर्फ कैश का कॉलम बनता है, कैश का कॉलम बनता है, अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम बनता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ और कैश वाला अमाउंट, इसमें बैंक को भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। डबल कॉलम में क्या आ जाता है आपका, कैश और बैंक दोनों आ जाता है, ठीक है, बोथ साइड। ट्रिपल कॉलम पूछता है वो एग्जाम में, बताओ ट्रिपल कॉलम कैश में क्या क्या आता है भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता है ना, और आपने ध्यान से बातें सुन भी ली तो आप शॉर्ट एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं। ट्रिपल कॉलम कैश में क्या क्या आता है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट वाला कॉलम, तो डिस्काउंट वाला कॉलम ऐड हो जाता है। तो पूछता भाई डिस्काउंट वाला कॉलम कहाँ पे ऐड होता है, तो बताएं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर ऐड होता है, हाँ ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं, एक मिनट, हाँ पेटी कैश बुक पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। In almost all business, it is found necessary to keep a small sum of liquid cash with a cashier for the purpose of meeting small recurring expense such as postage, telegram, stationery and office sundries. तो petty cash book एक तरीके से क्या हो गया, चाय पानी के खर्चे हो गए भाई, चाय पानी के जो खर्चे होते हैं या छोटे मोटे खर्चे हो गए, पोस्टेज वगैरह के हो गए, इधर कन्वेंस के लिए अगर जाना है, मेट्रो तक जाना है, मेट्रो का किराया होगा, ऑटो का किराया हो गया, मतलब कुछ काम की प्रिंटिंग करवानी है, स्टेशनरी हो गया, कुछ प्रिंट आउट निकलवाने हैं, तो लाइक ये सब जो खर्चे होते हैं ना, ये छोटे छोटे खर्चे, इसके लिए हमने एक अलग कैशियर बना दिया, पेटी कैशियर। वो क्या करता है, वो अलग से कैश बुक बनाता है, इसे बोला जाता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब छोटी, पेटी मतलब छोटी, छोटी बच्ची है क्या ये कैश बुक, हाँ जी ये कैश बुक कैसे छोटी बच्ची है, ठीक है। तो चाय पानी के छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं दिन भर में, तो वो रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी हमने एक अलग अकाउंटेंट को डाल दी, भाई तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी है और तुम ये छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते रहोगे। क्योंकि देखो बड़ा जो हेड कैशियर है उसके पास तो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हम रिकॉर्ड करके आ रहे हैं, कैश बुक में इतनी सारी ट्रांसफर रिकॉर्ड कर रहा है बेचारा, बड़ी बड़ी ट्रांसफर रिकॉर्ड कर रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई पैसा ले रहा है, कभी कोई कुछ खरीद रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। तो उसके साथ अगर तुम बार बार कोई आदमी जाएगा, सर ये चाय के खर्चे करने, चाय के ना 10 रुपये रिकॉर्ड कर दो, ये ना 4 चाय मंगाई तो 20 रुपये हो गए, मतलब ऐसे वो इतने लाखों की ट्रांजेक्शन, वो 20 रुपये चिंदी चोरी करेगा क्या, चिंदी ट्रांसफर रिकॉर्ड करेगा, उसका दिमाग कितना खराब होगा, उसका पहले दिमाग खराब होगा, इतने ट्रांसफर रिकॉर्ड करने एक दिन के अंदर, और छोटे मोटे खर्चे फालतू के और ऐड कर दो उसके साथ, तो क्या कहेगा भाई मेरे से नहीं हो रहा काम, अपने को चाहिए एक असिस्टेंट, तो एक पेटी कैशियर लेकर के आते हैं उसके लिए। वो क्या करेगा भाई, ये जो हेड कैशियर है, ये जो हेड कैशियर रहता है, ये हेड कैशियर कुछ पैसे देगा, मान लो 2000 रुपये दे दिए भाई, जहाँ महीने भर चलो छोटे मोटे खर्चे करता रहे अपने, तेरे पास पैसे खत्म हो जाए अपनी शीट लेके आना कहाँ पे खर्चा करा है, फिर मैं तुझे वापस पैसे दे दूंगा, ये बात होती है इसके अंदर, ठीक है। द सम ऑफ मनी सो कैप्ट इन हैंड जनरली टर्म्ड एज पेटी कैश एंड बुक इन विच द पेटी कैश एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इज टर्म्ड एज पेटी कैश बुक, ठीक है। जो हम 2000 रुपये देते हैं किसी छोटे कैशियर को, उसको बोलते हैं पेटी कैश, दे दिया हमने उसे, और उसको वो रिकॉर्ड करता है जहाँ पे कहाँ खर्चा करा है, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। इन लार्ज कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऑल रिसीट एंड पेमेंट आर मेड थ्रू बैंक, ठीक है। सिंस एक्सपेंस लाइक पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग कैन नॉट बी मेड बाय मीन्स ऑफ चेक, अभी इनके लिए आप चेक वैक तो खर्च नहीं कर सकते ना भाई। द मेंटेनेंस ऑफ स्मॉल कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ पेटी कैश टू मीट दीज स्मॉल पेमेंट बिकम ऑल मोर नेसेसरी, ठीक है। अ पेटी कैश बुक इज जनरली मेंटेन्ड on a columnar basis, a separate column being allotted for each type of expenditure. There are only one amount of column on the debit side where some receipt, एक बार पैसा मिलेगा, महीने भर चलाएगा, फिर बीच में आ जाएगा पैसा लेने, खत्म हो जाएगा इसी महीना, तो ये बात होती है इसके अंदर, ठीक है। ओके, द पेटी कैशियर फ्रॉम द चीफ कैशियर आर एंटर्ड, द क्रेडिट साइड कंसिस्ट सेवरल कॉलम इंक्लूडिंग टोटल कॉलम, ठीक है। फिर फॉर्मेट होता है कि क्रेडिट साइड में बहुत सारे कॉलम बनते हैं, कितना पैसा में खर्च करा, कहाँ पे खर्चा करा, वो डिटेल बना के वो देता है, बस ये चीज़ है। Posting from the petty cash book to the respective account in the ledger are made directly in total at the end of the every month, ठीक है, और any other fixed period, ठीक है। हाँ,
अब दो प्रकार की पेटी कैश बुक होती है सिंपल पेटी कैश बुक और होती है इंप्रेस्ड पेटी कैश बुक। अब जो पहले बताया मैंने उसके अंदर क्या होता है, वो कैश छोटा कैश जो होता है, पेटी कैश जो होता है, वो जाता है 2,000 रुपये लेके आता है, खर्चा करता है और फिर जाता है वापस कि भाई अपनी शीट दिखाने कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, मुझे और पैसे चाहिए। तो हो गया सिंपल पेटी कैश बुक। इंप्रेस पेटी कैश बुक में क्या होता है, या इंप्रेस पेटी कैशियर क्या करता है, देखो हमने अपने ये मानो कि हेड कैशियर है, ठीक है, ये हेड कैशियर हो गया, इसने क्या करा, एक छोटे कैशियर को, पेटी कैशियर को 2,000 रुपये दिए, ठीक है, 2,000 रुपये दे दिए। अब इसने अपने खर्चे करे, चाय में, पानी में, पोस्टेज में, टेलीग्राम में, कन्वेंस में खर्च करे। अब इसके पूरे महीने में जो खर्च हुए, मंथली एक्सपेंस कितना हो गया इसका, मंथली एक्सपेंस का हो गया पूरा कितना, 1,600। तो अब इसके पास इन हैंड कितना बचा, इन हैंड इसके पास, इन हैंड कितना बचा इसके पास, 400 बचे कि नहीं बचे, सॉरी 16,000 कहाँ से आ गया ये, 1,600, 400 रुपये बचे। अब इंप्रेस्ड वाला क्या कहेगा कि भाई तुझे मैं हर महीने 2,000 देता हूँ, तेरे पास बस 2,000 रुपये होंगे शुरुआत में, फिर तू खर्चा कर कितना भी, ठीक है, तो 400 है। तो अब 2,000 करने के लिए, वापस 2,000 बनाने के लिए, ये जो हेड कैशियर है, जो हेड कैशियर है कितने रुपए देगा, कितने रुपए देगा, 1,600 और दे देगा, तो वापस कर जाएंगे 2,000 हो जाएंगे, ठीक है। फिर से 2,000 रुपये हो गए, फिर इसने खर्चे करे अपने, फिर इसने कितना खर्चा कर दिया, फिर इसका खर्चा हो गया, फिर मान लो इस बार 1,200 रुपये खर्च हो गए, तो इसका 800 रुपये बचे। तो अब 2,000 बचा बनाने के लिए पेटी कैशियर, हेड कैशियर कितने रुपए देगा इसे, वापस 1,200 देगा। मतलब एक फिक्स अमाउंट जो रहेगा वो चलता रहेगा इसके पास हमेशा, शुरुआत में, महीने के या हफ्ते के या 15 दिन की शुरुआत में, जब 1,000, 2,000, 5,000, तो मतलब जितना खर्च हो जाएगा उतना वापस मिल जाएगा, जो उसका इनिशियल अमाउंट है वो वापस को ऐड हो जाएगा उसके पास, वही चीज़ है, ठीक है, जितना बिगिनिंग में था उतना अमाउंट को ऐड वापस हम दे देंगे। ये होता है इंप्रेस सिस्टम। देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इज एस्टिमेटेड बिफोर हैंड, दिस अमाउंट इज रेफर्ड द इंप्रेस्ड कैश और इंप्रेस्ड फ्लोट। द इंप्रेस्ड कैश इज एडवांस बाय द प्रिंसिपल कैश, यहाँ पे हम एडवांस में पैसा दे रहे हैं उसे, टू पेटी कैश आउट ऑफ विच द लेटर मीट्स ऑल पेटी एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। At the end of fixed period, petty cashier prepare a state of petty cash reflecting the petty expense incurred and submit the same to, ठीक है। Remit an amount equal to the total petty expense incurred by petty cashier. Thus, beginning of the next accounting period, the petty cashier will have the same amount of the impressed cash to meet the petty expense. उसका same amount चलता रहेगा हर महीने की शुरुआत में, हर हफ्ते की शुरुआत में, मतलब जो भी हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, महीना ले रहे हैं, हम एक हफ्ते के लिए पैसे दे रहे हैं, वो सब, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट देख लो, ये रहा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है। बस ये सब है इसके अंदर। अब BRS चालू हो जाएगा इसका, तो आपको ये बातें याद रखनी मेनली इसके अंदर, ठीक है। हाँ चलो, एक मिनट रुको, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना अभी, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, आ जाओ। देखो, हाँ, प्रीपेड रेंट क्या है भाई साहब, प्रीपेड रेंट नॉमिनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, टेंजिबल है, नन। बताया था किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम के आगे या पीछे कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो बस, तो रेंट है, एक्सपेंस है, इसके आगे क्या लग गया, प्रीपेड लग गया, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, सही आंसर ये हो गया। इन एन अकाउंट ऑफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, द बैलेंस इज नोन एज द, जब डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो कैसा बैलेंस कहेंगे इसे भाई, डेबिट बैलेंस, ठीक है, ध्यान रखना बस। अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिट टू, देखो हमने क्या करा है, गुड्स बेचे हैं किसको, राम को, कैश में, तो शुड बी डेबिट, डेबिट क्या होगा, क्या कह रहा है कि हमने कैश सेल करी इसमें, तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री हो जाएगी। विड्रॉ ऑफ कैश फॉर बिजनेस शुड बी क्रेडिट, ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिट। तो क्रेडिट किसे करेंगे भाई, अगर किसी प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया है कैश बिजनेस से, तो क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ, कैश हमारे पास से चला जाएगा और बिजनेस की क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। तो क्रेडिट किसे करेंगे, कैश को करेंगे। रेंट क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या कुछ भी नहीं है, रेंट है, रेंट अकाउंट जो है नॉमिनल है, मिल रहा है तो इनकम, दे रहे हैं तो एक्सपेंस, ठीक है। बताओ, एंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं डे बुक से लेजर के अंदर, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिंपल पोस्टिंग, जनरल पोस्टिंग, ट्रांजैक्शन, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग अभी बढ़ाया ये तो, ठीक है।
बताओ किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें इक्वेशन का महत्व देखने को मिलता है एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल का? P&L के अंदर, यानी इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो, बैलेंस शीट या नन? बैलेंस शीट में होता है ना, एक साइड लायबिलिटी एक साइड असेट, तो सेम यहाँ पर है, असेट है एक साइड और एक साइड लायबिलिटीज है बस, ठीक है। क्योंकि ओनर इक्विटी भी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी तो होती है एक तरीके से, ठीक है, बताया था शुरुआत के लेक्चर में, दोबारा देखो जाएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। बैड डेट हमने रिटर्न ऑफ किए थे, बाद में क्या होगा, रिकवर हो गए, तो इसको क्या करेंगे बताओ, इट रिकवर सब्सिक्वेंट, देन क्या करेंगे बताओ, क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवर को, या ट्रेड रिसीव क्रेडिट करेंगे, या P&L को डेबिट कर देंगे, या कुछ नहीं। तो एंट्री क्या होगी जब बैड डेट रिकवर हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो क्या हुआ, क्रेडिट बैड डेट रिकवर्ड, सही एंट्री क्या हो गई, ए, ठीक है। ये तो ट्रायल में से पूछना है कि हमने कराए तो बाद में करेंगे, तो बता देंगे इसका जवाब भी, ठीक है। बताओ और कोई क्वेश्चन ऊपर का? ये तुमने शायद कर लिया है इतना मुझे लगता है, ठीक है। सही, इसका जवाब देते हैं। 5,000 रुपए इनकट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम इज कैपिटल, डेफर्ड या रेवेन्यू? बताओ, अपग्रेड कर लिया कंप्यूटर को हमने 5,000 रुपए देकर के, तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा एक तरीके से, ठीक है। P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, किस प्रिंसिपल के आधार पर? शुरुआत में बताया था पार्ट 1 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर, यानी कि जो पैसे हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो 4,998 रुपये पॉइंट 30 पैसे, तो वो कह रहा है कि भाई 30 रुपये 30 पैसे हटा दो और ये राउंड ऑफ कर दो सीधा सीधा, तो क्यों कर दो ऐसा, किस कॉन्सेप्ट के आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि मेटेरियलिटी के आधार पे, भाई ये मेटेरियल थोड़ी 30 पैसे, हटाओ इसको, ठीक है। फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट कैटेगरी एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, बताया था। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, तो किस प्रिंसिपल के आधार पर हम प्रोविजन बनाते हैं बैड डेट के लिए, बताओ? कंजर्वेटिज्म, बताया था, याद करो, ठीक है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, सिर्फ पैसों की बात लिखी जाएगी, मनी की बात लिखी जाएगी, उसके अलावा नहीं लिखा जाएगा, तो ये किस प्रिंसिपल ने कहा था, ये मनी मेजरमेंट ने कहा था, याद आया कुछ? ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, भाई ये तुमने कर लिए थे ऊपर क्वेश्चन जो भी थे। रेवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं भाई साहब, इनकम में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ये सब तो कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, और बाकी आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम करेंगे अपने अब कुछ और ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइक जैसे BRS, रेक्टिफिकेशन, अपना फाइनल अकाउंट, NPO, ये सब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर हम लोग BRS चालू करेंगे, और आपको बहुत मजा आएगा, और अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजा आने वाला है, और आप अगर बने रहेंगे तो शॉर्ट आप अपने एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। शर्त इतनी सी है कि आपको बने रहना है, सारे लेक्चर को अच्छे से देखना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, और लाइक तो जरूर करना ही करना है, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना अपने दोस्तों को इस लेक्चर को पहुंचाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं और ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए और ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस आपके लिए पास्ट पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, फिर और ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे हम लोग क्लास के अंदर ही। तो बस एक बार आप पहले रिवीजन अच्छे से देख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे हम क्या कर सकें, आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमारी टीम जो बैकएंड पे काम कर रही है वो और ज़्यादा उत्साहित हो सके, क्योंकि उनके लिए यही मोटिवेशन है फिलहाल तो, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।